हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग oogenesis एंड oogenesis के बारे में भी देखेंगे। तो ये जो कि एमएससी जूलॉजी के सिलेबस में है। ओके, एंड चलो शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्या क्या हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन एंड oogenesis के बारे में हम देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे oogenesis का। एंड देन स्टार्ट करेंगे हम बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग oogenesis एंड चेंजेस ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज, चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, चेंजेस ड्यूरिंग मेचुरेशन फेज। तीनों फेज में हम चेंजेस है वो देखेंगे। एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ oogenesis एंड कंक्लूजन। सो प्रोडक्शन है वो oogenesis का, उसमें दोनों है स्टेज है, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों डिवीजन फेज है वो आती है। ओके, एंड जैसे कि हम oocyte से अगर ओवम बनता है तो oogenesis बोलते हैं प्रोसेस को। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं आप सभी को पता है, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजोआ से। सो स्पर्मेटोसिस होता है वो। तो हम oogenesis पढ़ रहे हैं, यानी ओवम oocyte सेकेंडरी oocyte का बनना या फिर ओवम का बनना, तो वो सब हम देखेंगे oogenesis है। सो प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, द डिफरेंशिएशन ऑफ द ओवम एंड प्रीमोर्डियल्स जर्म सेल से है वो oocyte का बनना, तो डिफरेंशिएशन सेल का होकर। एंड क्रिएशन ऑफ हेप्लॉइड एग सेल यूजिंग मियोसिस। सो टू एन डिप्लॉइड सेल होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, उससे oocytes है वो बनती है सेकेंडरी oocytes। एन टू एन से एन में कन्वर्ट होती है मियोसिस डिवीजन के थ्रू। सो हेप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट होती है, तो वो सब हम देखेंगे भी। सो oogenesis का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है बिफोर बर्थ, बर्थ से भी पहले शुरू हो जाता है गर्ल्स में। जो है वो प्रेगनेंसी होने के बाद में 2 मंथ होने के बाद में ही है वो, प्रेगनेंसी के 2 मंथ में शुरू हो जाता है प्रोसेस। और जो है एक्टिव है वो है वहाँ पे प्यूबरिटी के टाइम है वो 12 से 14 ईयर की एज में गर्ल्स में है वो शुरू होता है। ओवम का है वो बनना, सेकेंडरी oocyte का बनना वो शुरू होता है प्यूबरिटी के थ्रू, और वो एंड हो जाता है मेनोपॉज की फेज में, यानी कि गर्ल्स के 45 टू 50 ईयर तक है वो ये चलता है। बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी बंद हो जाता है 50 साल के बाद। तो ये सब प्रोसेस है वो बंद हो जाती है। सो अब शुरू करते हैं oogenesis की डिटेल्ड है वो प्रोसेस। सो प्री मॉर्डियल जर्म सेल होती है जो कि ओवरी होती है, ओवरी की जो है आउट इनर लेयर्स होती है, उसमें है वो सेल्स होती है। सो जो कि है वो डिफ्रेंशिएट होके आगे है वो गैमेट्स बनाती है, oocytes है वो oogonia है वो बनाती है। सो अब गेमेटोजेनेसिस है यानी oogenesis है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियो, जो कि है वो पेट में ही है। जो सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है एम्ब्रियो की, या एम्ब्रियो की सेकेंड वीक होती है, उसमें ही है वो शुरू हो जाती है एपीब्लास्ट। प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो फॉर्म हो जाती है एपीब्लास्ट में, एंड यॉक शेक में रहती है ये। एंड ड्यूरिंग फोर्थ वीक में है वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो माइग्रेट कर जाती है यॉक से, फ्रॉम द यॉक तो माइग्रेट करती है। एंड फिफ्थ वीक में क्या होता है, माइग्रेट एंड हो जाता है माइग्रेशन का उन प्रीमोर्डियल जर्म सेल का इन डेवलपिंग गोनाड। तो गोनाड में जाकर है वो वहाँ पे फाइनल माइग्रेशन होता है, गोनाड में जाके है वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है ओवरी में है वो अटैच हो जाती है, एंड वहीं पे है वो व्यवस्थित हो जाती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। बाद में है वो डिफरेंशिएट होती है oogonia में, प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो oogonia में है वो डिफरेंशिएट होती है। अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन oogonia है वो बनती है। एंड ये सब सारा पहले से डिसाइड होता है, देखो 7 मिलियन अप्रोक्सीमेटली है
वो बना दी है, उगोनिया इससे ज़्यादा नहीं बनती है। एंड 6 वीक के ड्यूरिंग में है उनका है। जो उगोनिया है वो बनी थी, वो अब उनका लेवल है जैसे 7 मिलियन थी, अब वो कम होती जाएगी लेवल, धीरे धीरे है वो सेल्स है वो डिजनरेट होने लग जाएगी एंड डेथ होने लग जाएगी उनकी। ओके, एंड मेजोरिटी होने शुरू हो जाती है उनकी। एंड ड्यूरिंग 7th वीक में क्या होता है, सो रिमेनिंग प्राइमरी oocytes have prophase ऑफ प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट। तो प्रोफेज की मियोसिस फर्स्ट में है वो इंटर हो जाती है। ओके, तो इतनी तो पहले हम देख रहे थे कि डिफरेंशिएट जब हो रही थी तो माइटोसिस डिवीजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे है वो मियोसिस प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। एंड प्रोफेज मियोसिस की जो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज स्टेज के डिप्लोटिन स्टेज में है वो अरेस्ट हो जाता है, डिवीजन वहीं पे रुक जाता है काइंड ऑफ। उसके बाद में है वो प्यूबरिटी तक है वो सेल डिवीजन है वो अरेस्ट ही रहता है, रेस्टिंग फेज में रहता है। ओके, तो सारी सेल्स में है वो प्रोफेज और मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में है वो अरेस्ट हो जाती है स्टेज। एंड देन oogonia divide rapidly from the 2nd to 7th month of gestation to form roughly 7 million germ cell। तो हमने ये यहाँ पे देखा, तो सेकेंड मंथ के बाद में वो रेपिडली डिवाइड होती है, एकदम रेपिडली डिवाइड होती जाती है, डिफ्रेंशिएट होती जाती है। उगोनिया 7 मिलियन तक बना लेती है, लेकिन बाद में है वो, बट आफ्टर द 7 मंथ उनका जर्म सेल का नंबर है वो ड्रॉप होने लगता है। एंड बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एट बर्थ हमने देखा 2 मिलियन प्राइमरी oocytes ही बचती है 7 मिलियन से ड्रॉप होके। जब बर्थ होता है गर्ल का, तो उसमें है 2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली प्राइमरी oocytes रहती है, फिक्स रहती है ये सब। एंड बिगनिंग ऑफ प्यूबरिटी जब 12 से 14 ईयर की जब प्यूबरिटी जब स्टार्ट होती है गर्ल्स में, तब वो लिमिटेड हो जाती है, 4 लाख ड्रॉप होके 4 लाख तक ही बचती है oocyte। ओके, तो गर्ल्स में फिक्स रहता है, जो बॉयज होते हैं उसमें है वो स्पर्मेटोगोनिया वो फिक्स नहीं होता, लगातार बनती जाती है। सो उनमें अनलिमिटेड होती है। सो इनमें फिक्स होती है, लेकिन इतनी भी यूज़ नहीं होती है, यूज़ ओनली 50 ईयर तक होती है। 500 ओनली अप्रोक्सीमेटली 500 ओव्यूलेटेड है वो बनती है टिल 50 ईयर तक मेनोफेज जब होता है। ओके, सो ये है एक ग्राफ, जैसे कि बर्थ से पहले का यहाँ पे इसमें दिखा रखा है, जो मंथ है 0 से अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ तक है। सो 2 मंथ से है वो स्टार्ट हो जाती है, देखो रेपिडली डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होकर उगोनिया बनाती है। ओके, 7 यहाँ पे मिलियन में है वो दे रखा है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन तक बना लिया है। बाद में है वो उनका डेथ एंड डीजनरेट होना शुरू होता है, ड्रॉप हो जाती है ये 7 मिलियन से। एंड बर्थ के बाद में बर्थ के ड्यूरिंग अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन रहती है। ये देखो बर्थ के ड्यूरिंग यहाँ पे बर्थ हुआ है तो 2 मिलियन है। और यहाँ पे थोड़ा और ड्रॉप होता है प्यूबर्टी के ड्यूरिंग। यहाँ पे है, इससे आगे है वो ग्राफ है ईयर में दे रखा है, इससे पहले मंथ में। सो यहाँ पे जैसे कि 12 ईयर में है प्यूबर्टी है वो स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 1 मिलियन से भी कम रहती है। ओके, सो 4 लाख हमने देखा था, तो यहाँ पे 4 लाख हो जाती है ड्रॉप होके। बाद में है वो oocyte से है वो सेकेंडरी oocyte है वो बनती जाती है, यानी कि ओवम है वो बनता जाता है, और एवरी मंथ है वो रिलीज होता जाता है, तो वो कम होती जाती है। सो 500 यहाँ तक यूज होती है एंड देन वैसे ड्रॉप हो जाती है। ओके, सो ये था oogenesis का प्रोसेस हमने देखा। मल्टीप्लिकेशन फेज हमने देखा, 2n से 2n पहले तो माइटोसिस होता है। ओके, बहुत सारी उगोनिया बन जाती है, जैसे कि बर्थ से पहले ही बन जाती है। ओके, ग्रोथ फेज होती है, देन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है 2n का उगोनिया का। देन इनकी ग्रोथ फेज रहती है। देन ये है बिफोर बर्थ का, जो कि है
बिफोर बर्थ में भी मियोसिस है वो प्रोसेस शुरू हो जाती है, जहाँ पे अरेस्ट जब होता था ये मियोसिस जो फर्स्ट में है वो प्रोफेस डिप्लोटिन में 2n में ही रहता है, लेकिन बाद में है जो मियोसिस सेकेंड जब आता है, सॉरी मेयोसिस की नेक्स्ट जब स्टेज आती है तब वो 2n से है वो n में 1n में है वो कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर बर्थ ये प्रोसेस होती है। सो एक तो हमारे पास पोलर बॉडी बनती है एंड एक है वो सेकेंडरी oocyte है वो बनती है, और सेकेंडरी oocyte में है वो जो मियोसिस सेकेंड जब होता है वो स्पर्म के कांटेक्ट में आने पर ही होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी है वो सेकेंडरी है वो मियोसिस है वो शुरू होती है। एंड ये प्रोसेस है जैसे कि ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल हो तो फॉलिकल सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, एंड प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल होती है एंड वो ग्रोइंग होके प्राइमरी फॉलिकल्स है वो ग्रोइंग होती है, उनकी फॉलिकल लेयर है वो बनती है। ओके, एंड देन है वो वेस्कुलर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुट्टी का आपने नाम सुना होगा, वो बनती है उसके ऊपर, एंड उससे है वो मियोसिस है वो फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट की नेक्स्ट है जनरेशन 2n से है वो n वाली प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। सो एक n है वो यहाँ पे पोलर बॉडी बन गया है, और एक n क्या है ये है वो सेकेंडरी oocyte है ये बन जाता है। ओके, ओव्यूलेशन के थ्रू ये सेकेंडरी oocyte है वो फटकर मतलब ग्राफियन पुट्टिका है वो फटती है, एंड ये बाहर आ जाती है सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है। ठीक है, एंड वहाँ पे अगर वो स्पर्म है वो कांटेक्ट आता है ओवम के सेकेंडरी oocyte के, तो वो है वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग oogenesis। ओके, सो इसमें हम जैसे कि न्यूक्लियस होता है ओवम में, एंड साइटोप्लाज्म में क्या है वो बायोकेमिकल चेंजेस हमने देखने को मिलती है। आरएनए में आरएनए है वो ज़्यादा आरएनए बनेंगे। ओके, योक प्रोटीन्स बनेंगे, एंड हार्मोन चेंजेस होंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, हार्मोन ऑब्वियसली चेंजेस होंगे, एंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स, ये सब। सो शुरू करते हैं बायोकेमिकल चेंजेस। So gametes formed by oogenesis contain all the material needed to initiate and maintain metabolism and development. So gamete है वो जब बनता है और उससे जो गेमिट बनते हैं तो उसमें वो उसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में वो सारा प्रोटीन्स वगैरह एंजाइम वगैरह होते हैं जो कि नीडेड होता है आगे की प्रोसेस के लिए, एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, आगे डेवलप होने के लिए। ओके, तो वो सब सारा कुछ होता है उसमें। एंड जैसे कि ओवम है, ओवम की सेल्स की सरफेस पे है वो रिसेप्टर काइंड ऑफ है होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं स्पर्म के लिए, जब वो स्पर्म करने होता है। एंड एक्रोसोमल है वो प्रोसेस होती है स्पर्म की, एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं ओवम्स में। ओवम्स में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि सीक्रेट होते हैं, तभी है वो ट्रैक बनता है स्पर्म का न्यूक्लियस है वो अंदर आ पाता है, तो बहुत सारी चेंजेस होती हैं। सो फॉर्म हेप्लॉइड न्यूक्लियस, हेप्लॉइड न्यूक्लियस है वो एन सेल है, सेकेंडरी oocyte है वो बनती है। ऑल द organelles involved in fertilization have to be constructed, एंड वो काम में आने लगती है, शुरू एक्टिव होती है जो भी इन्वॉल्व होती है oogenesis में या फिर फर्टिलाइजेशन में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एंड ऑल द mRNA एंड प्रोटीन हैव टू पोजिशनड प्रोबेबली इन oocytes। ओके, सो oocytes है वो उसमें है वो एक्टिव हो जाते हैं और अपनी है वो पोजीशन में। एंड ऑल द मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटिंग द इंटरेक्शन विथ स्पर्म हैव टू बी सिंथेसाइज्ड एंड इन पेलेस। सो जैसे कि मैंने बात की, और जो ओवम होती है सेकेंडरी oocytes होती है उसकी जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती हैं उनमें, एंड जोना पेलिसिडा होती है जो कि बहुत मेजर रोल करती है जो फर्टिलाइजेशन में। तो वो सारा प्रोटीन्स है उनका, प्रोटीन से ऑब्वियसली बने हुए होंगे, तो वो
है उनकी पोजीशन, करेक्ट पोजीशन एंड एक्टिवेशन होता है। एंड द अक्यूमुलेट मटेरियल in the oocyte cytoplasm, including energy source and energy production organelles, yolk and mitochondria. So ये yolk and ओवम में yolk एंड माइटोकॉन्ड्रिया और एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्स है, वो बनकर है वो oocyte में आ जाते हैं ताकि वो आगे काम आएंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। द एंजाइम एंड प्रिकर्सर फॉर डीएनए, डीएनए के प्रिकर्सर्स न्यूक्लियोटाइड्स है, उनका सिंथेसिस होता है, एंड आरएनए का एंड प्रोटीन के एमिनो एसिड वगैरह का प्रिकर्सर होते हैं। प्रोटीन के प्रिकर्सर ऑब्वियसली एमिनो एसिड होते हैं, तो उनका सिंथेसिस होता है, एंड देन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, एंड स्टोर मैसेंजर आरएनए। तो एमआरएनए होते हैं, जैसे कि आपने पिछली ईयर में फर्स्ट ईयर में एमएससी के आपने पढ़ा हुआ होगा, जो स्पेशल क्रोमोसोम में। तो स्पेशल क्रोमोसोम में क्या होता है, यहाँ वहाँ पे एक्टिव साइट्स होती है क्रोमोसोम पे, जहाँ पे है वो एमआरएनए है वो बनते रहते हैं और वो स्टोर हो जाते हैं अर्ली स्टेज में। सो वो एमआरएनए है वो स्टोर एमआरएनए है वो काम आते हैं कभी भी, बहुत सारे प्रोटीन अगर बनाना होगा तो उनका बहुत सारे स्टोर एमआरएनए का प्रोटीन बन जाएगा एकदम। ओके, एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन है and a morphogenetic regulatory factor that control early embryogenesis. So morphogenesis जेनेटिक रेगुलेटर फैक्टर भी, जैसे कि स्टेम सेल को रेगुलेट जो करते हैं मार्कर, ओके, तो वो सारे फैक्टर भी है वो कंट्रोल रेगुलेट है एंड सिंथेसिस होते हैं एम्ब्रियोजेनिक में। So cellular component stored in the mature oocyte of Xenopus laevis, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्टोर होती है, कंपोनेंट है। अप्रोक्सीमेटली एक्सिस ओवर अमाउंट इन लार्वल सेल्स, सो 1 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया वो स्टोर होती है, एंड अर्ली स्टेज में oocyte में। ओके, जिनोपस लार्वा की बात कर रहे हैं हम, लाइवा की बात कर रहे हैं। एंड आरएनए पॉलीमरेजेज है, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेजेज भी ज़्यादा चाहिए ज़्यादा मरने के लिए। ओके, तो वो भी 60,000 से है वो 1 लाख तक रहते हैं। एंड डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन भी होना होगा, तो वहाँ पे है वो 1 लाख तक है वो देखे गए हैं। एंड राइबोसोम्स है, प्रोटीन सिंथेसिस में ओबियसली राइबोसोम है मेजर रोल करते हैं, तो वो भी है 2 लाख तक है, बहुत सारे हैं। टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रहते हैं, तो 10,000 तक वो भी है, वो एक्सिस मात्रा में रहते हैं, एक्स्ट्रा मात्रा में। एंड हिस्टोन्स है वो भी है 15,000 तक। एंड डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो जैसे कि एटीपी है, डीएटीपी अगर मैं बोलूँ डीएटीपी, तो इस इनकी मात्रा भी है वो। डीएनए के प्रिकर्सर है ये, डीएनए वगैरह बनाते हैं और एनर्जी में भी ये काम आते हैं, तो ये भी है 2,500, तो ये इनका भी एक्सिस मात्रा में रहता है। oogenesis वेरी अमोंग स्पीसीज टू स्पीसीज, तो oogenesis अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे कि वो सी आर्चिन एंड फ्रॉग्स में होती है, रूटीनली प्रोड्यूस्ड 100 और 1000 ऑफ एग एट अ टाइम। सो जैसे कि ह्यूमंस में एक बार में एक ही ओवम है वो बनता है, लेकिन सी आर्चिन एंड फ्रॉग्स में है वो 100 और 1000 भी है वो एक बार में है वो बन जाते हैं सारे। मतलब काइंड ऑफ होता क्या है, जैसे कि 100 एंड oocytes है या फिर oocytes है, वो एक साथ में ही वो डिवाइड हो जाती है उस टाइम पे, एंड वो सारी की सारी है वो 100 है, तो 100 डिवाइड हुई है तो 100 की 100 है वो सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम में है वो कन्वर्ट हो जाती है एक ही टाइम पे। लेकिन ह्यूमन में है एंड मोस्ट ऑफ मेमल्स में है वो ओनली a few eggs are produced during the lifetime of an individual, तो पूरी लाइफ टाइम में भी फ्यू ही, यानी कि 13 से 50 साल तक ही, एंड एवरी मंथ में, और एक बार ही है वो बनता है। एंड मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस टेक प्लेस इन द ग्रोथ फेज, जो ग्रोथ फेज जो हमने देखी थी
जो ग्रोथ फेज है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सो इसमें है वो बायोकेमिकल चेंजेस है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। सो पहली फेज हम देखते हैं बायोकेमिकल चेंजेस में, मल्टीप्लिकेशन फेज में देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं या नहीं। सो प्री मोडियल जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन फेज, जब बहुत सारी जैसे कि हमने देखा था बिफोर बर्थ कितने सारा मल्टीप्लिकेशन हुआ था, सो उस साइड्स का उगोनिया से उस साइड्स का, सो वो मल्टीप्लिकेशन फेज थी। सो प्री मोडियल जर्म सेल जो कि ओवरी के इनर लेयर में थी, तो उससे है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू हमने देखा बहुत सारी 2n सेल्स है वो उगोनिया बोलते हैं जिसको हम, तो बहुत सारी वो बनी थी, उससे है वो देन फर्स्ट प्राइमरी है वो oocyte है वो बनी थी माइटोसिस के थ्रू, बहुत सारी प्राइमरी oocytes है वो बनी थी, लेकिन उसमें सिर्फ डिवीज़न होता रहता है नॉर्मली है वो माइटोसिस प्रोसेस है, नॉर्मली प्रोसेस जो होती है वो ही चलती है, तो उसमें है वो कोई कंसेप्चुअस चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, एंड अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte तक है कोई भी चेंजेस है वो वहाँ पे नॉर्मली डिवीज़न हो रहा है, लेकिन जब ग्रोथ फेज आती है, ग्रोथ फेज में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ फेज में oocyte है वो साइज में इंक्रीज होती है, सो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी तो उसमें है वो सारा मटेरियल है वो डबल हो जाएगा, एंड जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया उनकी साइज है वो डबल हो जाएगी नंबर में। तो उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो ग्रोथ फेज में oocytes है वो साइज में इंक्रीज होती है, तो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मटेरियल भी सिंथेसाइज होंगे। ओके, एंड देन दिस सब्सटेंस अक्यूमुलेट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अक्यूमुलेट है यानी इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे। एंड यंग oocyte ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करें, सो उसकी साइज होती है 50 माइक्रो इन डायमीटर, डायमीटर उसका अगर हम देखें। ओके, एंड मैच्योर oocyte ऑफ फ्रॉग यंग oocyte की बात करते हैं, जब ये oocyte है वो मैच्योरेशन के टाइम पे है उसका 20 to 40 टाइम लार्जर है वो हो जाता है, 50 माइक्रोन है तो उससे 20 to 40 टाइम यानी गुणा। ओके, तो उससे लार्ज हो जाता है, एंड हैंस oocyte है वो 200 टाइम लार्जर होती है, एंड माउस हैंस की oocyte से वो 200 टाइम लार्जर होती है, एंड माउस की oocyte है वो 43 टाइम्स है वो लार्जर होती है। एंड पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ फेज की है वो पीरियड्स है क्या है, तो फ्रॉग है वो 3 ईयर oogenesis है, और उसमें क्या होता है फर्स्ट 2 ईयर साइज इंक्रीज होती है। सो 3 ईयर की फेज होती है फ्रॉग में, ग्रोथ फेज 3 ईयर की रहती है, 3 ईयर तक है वो ग्रोथ फेज रहती है। सो उसमें भी है वो फर्स्ट 2 ईयर है वो साइज इंक्रीज होती है ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, लेकिन थर्ड ईयर में है वो अक्यूमुलेशन ऑफ योक इंक्रीज इन इट्स साइज। सो थर्ड ईयर जब होता है थर्ड ईयर इसकी ग्रोथ फेज की, सो उसमें है वो योक योक होता है जो कि साइटोप्लाज्म में उसका है वो अक्यूमुलेशन होता है, एंड साइज में इंक्रीजमेंट होता है। और ह्यूमन में है वो ग्रोथ फेज का पीरियड रहता है 12 से या फिर 13 ईयर तक ग्रोथ फेज रहता है मेचुरेशन तक, एंड देन डिवीजन होता है, नेक्स्ट वाली स्टेज आती है। एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज की स्टेजेस क्या है, सो फर्स्ट है प्री विटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस, दो स्टेज देखने को मिलती है ग्रोथ फेज में भी, प्री विटेलोजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। सो प्री विटेलोजेनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर मटेरियल है वो ग्रो होते हैं, एंड यॉक सेक सिंथेसिस नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर मटेरियल है वो ग्रो होते हैं, जैसे कि डीएनए है तो उसका भी डुप्लीकेशन होना ज़रूरी होगा ग्रोथ फेज में ही होगा, बिकॉज आगे डिवाइड जब होगी वो सेल, तो जैसे कि एक डीएनए है तो वो डिवाइड अगर कैसा होगा तो 1 से 2 डीएनए पहले बनेगा, ठीक है, 2 से 4 बन गया मान लो तो 2 डीएनए उसमें चले गए, 2 डीएनए इसमें चले गए, 2 सेल में चले गए। ओके, तो इसलिए न्यूक्लियर मटेरियल भी ग्रो होना पड़ेगा, बिकॉज ओके साइटोप्लाज्मिक भी माइटोकॉन्ड्रिया भी ग्रो होनी पड़ेगी, ठीक है।
सो बिकॉज साइटोप्लाज्म का जब डिवीज़न होगा तो इक्वली डिवीज़न के लिए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो भी साइटोप्लाज्मिक सारे फैक्टर्स है वो भी उनको भी ग्रो करना पड़ेगा। ओके, सो ये सब है वो प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ फेज की है उसमें होती है। एंड विटेलोजेनेसिस स्टेज में है वो क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ योक, योक का है वो सिंथेसाइज होता है, योक फॉर्मेशन जो विटेलोजेनेसिस में योक फॉर्मेशन होता है। एंड प्री विटेलोजेनेसिस में हमने देखा एमआरएनए जैसे कि टीआरएनए आरआरएनए। ओके, सो ये सारे वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है जैसे कि मैंने बात किया जो कि सीक्रेट होते हैं जब भी फर्टिलाइजेशन के जब होता है फर्टिलाइजेशन तभी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो सीक्रेट होते हैं, जिनके सीक्रेट होने के बाद में दूसरा जो स्पर्म होता है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाता है ओवम के। ओके, तो पोली स्पर्मेटो जो एक से ज़्यादा स्पर्म है वो कांटेक्ट में न आए इसके प्रिवेंटेशन के लिए है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। अब चेंजेस ड्यूरिंग प्री विटेलोजेनेसिस जो फर्स्ट स्टेज थी ग्रोथ फेज की, सो उसके ड्यूरिंग प्री विटेलोजेनेसिस के ड्यूरिंग क्या चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियर सेप प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट एंड न्यूक्लियस इंक्रीज इट्स साइज, न्यूक्लियस है वो उसकी साइज है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज न्यूक्लियर एलिमेंट्स है वो डीएनए वगैरह इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस की साइज भी इंक्रीज होगी, जर्मिनल वेसिकल के समान हो जाएगी। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टुगेदर, होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर कर लेंगे। एंड एक्टिव एमआरएनए सिंथेसिस एक्टिव है वो चलती रहेगी इस स्टेज में, बहुत सारे एमआरएनए वो बन जाएंगे। एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन इन एम्फीबियन oocytes, जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो एमआरएनए बनेगा। ओके, ड्यूरिंग द डिप्लोटिंग स्टेज में हमने देखा अरेस्ट हुई थी। सो ड्यूरिंग डिप्लोटिंग स्टेज सर्टन क्रोमोसोम स्ट्रेच आउट लार्ज लूप ऑफ डीएनए, तो ये जैसे कि क्रोमोसोम होता है बहुत पैक्ड होता है एकदम से, उसका है वो ट्रांसक्रिप्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम में क्या होता है जो उसके है वो डीएनए स्ट्रेच है वो लूप्ड आउट हो जाते हैं, क्रोमोसोम से बाहर आ जाते हैं थोड़े से लूप बना के, तो उससे क्या होगा ये लूप बाहर आएंगे उनका ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो जाता है। सो लूप्ड आउट हो जाते हैं डीएनए क्रोमोसोम से एंड सो causing the chromosome to resemble the lamp-Bruce chromosome में हमने देखा था पिछले ईयर में। एंड these lamp-Bruce chromosome can be revealed as the site of RNA synthesis, RNA synthesis की साइट्स को एक्सपोज कर देंगे और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवली हो जाएगा बाय द C2 हाइब्रिडेशन के थ्रू। ओके, तो आप ये काइंड ऑफ लैम्प-ब्रूस क्रोमोसोम है ये। ओके, ये देखो बाहर लूप्ड आउट है तो इसका है वो ट्रांसक्रिप्शन इजीली है वो हो जाएगा बिकॉज ये पैक्ड नहीं है। ओके, सो oocyte क्रोमोसोम कैन बी incubated with radioactive RNA probe and autoradiography using to visualize the precise location where the gene is begin transcribed। ओके, तो जैसे कि लैम्प-ब्रूस क्रोमोसोम में है वो जब लूप आउट होते हैं सो उसका हम रेडियो एक्टिव आरएनए से हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ा था पिछली ईयर में, हम इसका डीएनएलाइजेशन करेंगे डीएनए का और उसके सिमिलर जो प्रोब होते हैं हम इससे जो जीन बनते हैं उसका ऑब्वियसली हमें पता होगा सीक्वेंस, तो उसका वो हम प्रोब बना के उसके साथ हाइब्रिडाइज कर देंगे जो कि रेडियो एक्टिव होगा, तो उसको हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो वो सारे की लोकेशन है वो हमें देखने को मिलेगी कहाँ कहाँ कौन से जीन है। तो यहाँ पे जो एक्टिवली जीन्स है वो हमने माइक्रोस्कोप में है वो देख लिया है। ओके, तो ये फिगर है न्यूट का है डिप्लोटिन फेज का। तो यहाँ पे बता रखा है देखो ग्रोथ फेज है, मैच्योरेंट फेज से पहले जो ग्रोथ फेज है इसमें देखो आरएनए है वो सिंथेसिस हुआ है एंड यहाँ पे टीआरएनए है वो सिंथेसिस हुआ है एंड राइबोसोमल आरएनए है उसका देखो सिंथेसिस होता जाता रह रहा है ग्रोथ फेज में राइबोसोमल आरएनए। ओके, जो कि राइबोसोम बनाने में काम में आएगा।
अब आती है विटेलोजेनेसिस स्टेज ग्रोथ फेज की, जिसमें ओनली योग सेक है वो सिंथेसिस होगा, योग। एंड लीवर प्रोड्यूस इनएक्टिव या फिर प्रिकर्सर विटेलोजेनिन विटेलोजेनिन प्रिकर्सर विटेलोजेनिन है वो सिक्रेट करता है लीवर। ओके, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड टू ओवरी एंजाइम। सो ब्लड से है वो ओवरी एंजाइम प्रोटीन काइनेज कन्वर्ट इनटू एक्टिव विटेलोजेनिन जेनिन माइटोकॉन्ड्रिया। सो वो जो प्रिकर्सर विटेलोजेनिन है लीवर में प्रोड्यूस हुआ था, ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट होगा ओवरी में, एंड एंजाइम है वो प्रोटीन काइनेज है, वो काइनेज यानी फॉस्फेट ऐड करके वो एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू वो उसको कन्वर्ट कर देता है विटेलोजेनिन, एक्टिव विटेलोजेनिन में। ओके, पहले एक्टिव नहीं था, अब एक्टिव विटेलोजेनिन है, उसमें क्या है वो कन्वर्ट है वो कर देता है। ओके, and the growing diplotin oocytes is actively transcribe the gene of zona pellucida protein। सो जोना पेल्यूसिटा की जो लेयर है वो हमने देखा भी था, फॉलिकल्स की लेयर है वो बहुत सारी है वो बनी थी। सो वो ऑब्वियसली जो लेयर्स होती है वो प्रोटीन्स की होती है। सेल्स में हमारी बहुत सारी मात्रा होती है, वो उसमें प्रोटीन अबुंडेंट मात्रा में होती है, बहुत सारी मात्रा में होती है। सो जोनो पेल्यूसिटा है वो भी प्रोटीन होता है, काइंड ऑफ नेचर उसका प्रोटीन होता है, उसका प्रोटीन का भी सिक्रेशन होना पड़ेगा ना। तो उसका जोनो पेल्यूसिटा का जो भी जीन होता है जिससे वो प्रोटीन बनता है तो उसका है वो एक्टिवली ट्रांसक्राइबिंग होता है इस वाली स्टेज में। एंड जोनो पेल्यूसिटा है वो बनती है ZPA, ZP2, ZP3, इसकी जो लेयर्स होती है। ओके, फॉलिकल्स लेयर होती है जोनो पेल्यूसिटा की, 3 लेयर्स हमने देखा था जो इमेज में। तो उसका प्रोटीन का वो सिंथेसाइज जिस जीन से होता है उसका ट्रांसक्राइबिंग, एक्टिवली ट्रांसक्राइबिंग होता है। ओके, अब आता है मेचुरेशन फेज। आफ्टर ग्रोइंग फेज मेचुरेशन फेज आता है। सो द डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes रिड्यूस इनटू हैप्लॉयड एंड फॉर्म ओवम। सो जो प्राइमरी हमारे पास oocytes थी जो कि ग्रो होके आई है, तो वो अब है हमारे पास हैप्लॉइड है वो 2n से n वाली कंडीशन में आएगी एंड ओवम बनाएगी। एंड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो हमने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देखा था, यहाँ पे हमने है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो हमने देखा था, बिकॉज यहाँ पे मियोटिक है वो प्रोसेस शुरू हो गई थी। एंड यहाँ पे वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है जो कि हुआ था, जिससे एक पोलर बॉडी है वो बनी थी। ओके, सो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एक पोलर बॉडी का एक पोलर बॉडी बनी थी हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। उसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म था, तो वो हमारे काम की नहीं थी। एक पोलर बॉडी, एक लार्ज हमारे पास साइटोप्लाज्म हैविंग, उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म था जो कि सेकेंडरी oocyte है वो बना था, जो वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन था। ओके, सो वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन था। एंड सेकेंड म्यूटिक डिवीजन है उसका म्यूटिक डिवीजन, तो वो है 3 पोलर बॉडीज है वो बनाता है, एंड एक सिंगल ओवम है वो बनाता है। ओके, 3 पोलर बॉडी एंड एक ओवम बनाता है आफ्टर सेकेंड है म्यूटिक डिवीजन। एंड द टाइम ऑफ मेचुरेशन वेरिंग इन डिफरेंट स्पीसीज। सो ऑब्वियसली अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग मेचुरेशन वो पीरियड्स है वो अलग होते हैं। ओके, इट मे अकर आफ्टर या फिर बिफोर फर्टिलाइजेशन और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो ये जो मेचुरेशन की प्रोसेस जो हमने ओवम का लास्ट वाली स्टेज जो डिवीजन की स्टेज देखी थी, तो वो कोई स्पीसीज में है फर्टिलाइजेशन से पहले भी हो सकती है, किसी स्पीसीज में फर्टिलाइजेशन के बाद में होती है ये प्रोसेस, और जैसे कि ह्यूमंस में होता है टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होती है। सी आर्चिन में पहले होती है, वर्टिब्रेट्स में है वो बाद में होती है, एसिडियन है उसमें है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो oogenesis इन मेमल्स में अगर हम देखें, सो ये ओवरी है, ओवरी की जो है
इनर लेयर में हमने देखा था प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो डिफ्रेंशिएट होती है, उगोनिया में oocyte बनती है, फिर ओवम बनता है। ओके, सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। ओके, तो ये ओवरी है, ओवरी से है वो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब में है वो ओवम आता है। ओके, सो ये एक इमेज है, इससे आप विजुअलाइज कर सकते हो ओवरी के अंदर है वो क्या होता होगा। तो ओवरी की जो लेयर्स होती है उस पर ये वो ये सारा डिवीजन होता है एंड ये सारा प्रोसेस होता है। तो ओवरी की जो ये लेयर है उस पर ये एक प्राइमरी oocyte है। सो वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ, उस पर जोनोपिलिसिटा की लेयर है वो एक बनी। देन सेकंड जेड पी सेकंड है, जोनोपिलिसिटा की सेकंड लेयर है वो बनी। एंड अगेन थर्ड लेयर है वो बनती है। एंड थीका एक्सटर्ना इंटरना है वो सारा बनता है। एंड आगे जाके है वो ग्राफियन पुट्टिका है वो बन जाती है। ग्राफियन पुट्टिका है देन वो है फट जाती है। ग्राफियन पुट्टिका फटने से है वो देखो आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे फटी है, तो उससे क्या होगा ओवम है वो बाहर रिलीज हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में। एंड जो ग्राफियन पुट्टिका है वो बचती है तो वो उसका है वो जमाव हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम है वो बनता है, उससे कार्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह रिलीज होता है। ओके, तो ये है एक ग्राफ जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ओके, तो कुल मिला के 28 दिन का ऑलमोस्ट है वो ये पीरियड्स होता है। सो इसमें हम देख सकते हैं जो शुरुआती दिन से जो एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हाई पीक पे रहता है। इससे क्या होता है जो प्रोलिफिकेशन है या फिर हम कह लें उसका मेचुरेशन है वो एफएसएच हार्मोन्स एलएच हार्मोन से उनसे होता है। तो ये हार्मोन एफएसएच हार्मोन है वो ज़्यादा मात्रा से होने से क्या होता है जो उनका जेड पी जोना पेल्यूसिटा है वो एंड आगे फर्दर है डिवाइड होना शुरू होता है। तो यहाँ पे है वो एफएसएच है वो कम हो चुका है, इसको बस एफएसएच का काम ओनली स्टिमुलेट करने का था, इसने यहाँ पे oocytes को स्टिमुलेट कर दिया है वो आगे बनाने के लिए। ओके, बाद में इसका है वो हार्मोन का लेवल है वो कम हो चुका है। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही काइंड ऑफ oocyte है सेकेंडरी oocyte बनाने में काम में आते हैं। एंड यहाँ पे आप एल एच हार्मोन काम कराता है जो जो ओवम है उसको ग्राफियन पुट्टिका से है वो बाहर निकालने का काइंड ऑफ। ओके, तो एल एच हार्मोन है उसका पीक है यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे ग्राफियन पुट्टिका है वो फट कर बाहर है ओवम को रिलीज करती है। एंड ओके देन बाद में है एल एच का हार्मोन का भी डिक्रीज होता है और एफ एस एच हार्मोन का भी थोड़ा डिक्रीज होता है। सो एल एच हार्मोन का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे क्या होता है जो कार्पस ल्यूटियम है उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, आप ये भी नोट्स में लिख लेना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे थीका सेल्स है, थीका लेयर्स है वो बनी थी, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन है यहाँ पे वो भी है ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रोजन हार्मोन भी ज़्यादा हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी है वो बाद में आगे है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो ज़्यादा होता है। ओके, सो ये हम फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। ओके, जो ये है ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है उससे जीएनआरएच हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीजिंग हार्मोन जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे इफेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उस पे है वो जो उसमें हार्मोन जो कि रिलीज करती है एफएसएच एंड एलएच हार्मोन, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है ये जीएनआरएच। तो उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी फॉर रिलीजिंग एलएच एंड एफएसएच हार्मोन, तो वहाँ से एफएसएच एंड एलएच हार्मोन रिलीज हो जाएंगे जो कि है वो ग्रोविंग फॉलिकल से मेचुरेशन फॉलिकल बनने में वो प्रमोट करती है। सो एफएसएच आया उसने वो प्रमोट किया, यहाँ पे फॉलिकल वो डेवलप हुए एंड मेचुरेशन फॉलिकल है वो बनी। यहाँ पे एलएच काम में करेगा इसको ओव्यूलेशन में यहाँ पे ओव्यूल को बाहर निकालने में है वो एलएच हार्मोन काम में आएगा। और यहाँ पे ये तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म थी, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो कब आती है तो एफएसएच ने जब अपना काम किया तो यहाँ पे एस्ट्रोजन है वो बनाता थीका सेल से। ठीक है, जो लो लेवल या फिर स्लाइटली अवेलेट जो एस्ट्रोजन लेवल है, जब एस्ट्रोजन सीक्रेट होना शुरू होता है तो वो इनहिबिशन का काम करता है, ब्लड में भी जाएगा। ओबियसली एस्ट्रोजन है वो सीक्रेट होके ब्लड में ही जाएगा और ब्लड में जाकर
वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जब जाएगा तब वहाँ पे उसका इनहिबिशन करेगा एफएसएच सिक्रेशन का। ओके, सो यहाँ पे एफएसएच सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। ग्राफ में भी हमने देखा था एफएसएच एकदम से है यहाँ पे कम हो गया है, बिकॉज यहाँ से है एस्ट्रोजन है वो रिलीज होना शुरू हो गया है। ओके, एंड देन बाद में जब है वो ग्राफियन पुट्टिका जब फटती है, बाद में इसका कार्पस ल्यूटियम जब बनता है, उससे है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। कार्पस ल्यूटियम होता है, इससे जो येलो कलर का जब है वो थक्का सा बनता है, तो उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, उससे उसकी सेल्स से। ओके, सो ये भी है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इनहिबिशन का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम करेगा, और हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि GnRH को मत रिलीज करो, FSH-LH को मत रिलीज करवाओ। तो ये है फीडबैक इनहिबिशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनहिबिशन मैकेनिज्म फीडबैक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वही हार्मोन है, एंड जो ओवरी की लेयर्स है वो आप देख सकते हो, जो कि है लगातार है वो बनती जाती है, मोटी होती जाती है लेयर, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एंड होता है, या फिर हम बोले रिलीजिंग वाला जो फेज, तो वहाँ पे है वो लेयर की है वो मोटाई है वो कम हो जाती है। ओके, यूटेरिन लाइन है वो बोल सकते हैं, यूटेरिन लाइन है वो पतली हो जाती है। ओके, देन बाद में फिर से वो ग्रो करना शुरू होती है, एंड सो इसमें भी है वो यहाँ पे जब ग्रो करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी ऑब्वियसली। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके वर्क। एफएसएस प्रमोट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का उस साइड का, तो हमने देखा था ग्रोथ हुआ था यहाँ पे उस साइड का। एंड एलएच है वो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन का, तो ओव्यूल को बाहर निकालने का है वो एलएच है वो ट्रिगर करता है, ठीक है, ग्राफियन पुट्टिका को से। एंड एफएसएच एलएच है वो प्रमोट करते हैं मियोटिक मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ oocyte एंड स्टिमुलेट फॉलिकल सेल टू सिंथेसाइज विटेलोजिनेनिन। सो विटेलोजिनेनिन हमने विटेलोजेनेसिस फेज में हमने देखा था, ग्रोथ फेज वाली में यॉर्क सेक सिंथेसिस में होता है, जोना पिलेसेटा लेयर बनती है, जो मैंने बोला था कि जोना पिलेसेटा जब लेयर बनती है तो एफएसएच और एलएच उनमें है वो बहुत ज़्यादा योगदान होता है उनमें भी, ठीक है। विटेलोजेनेनिन में ही बनता है जोना पिलेसेटा लेयर, जिससे ही ग्राफियन पुट्टिका आगे वो बनती है। So during the process of oogenesis, oocyte of many animal species undergo meiotic arrest. Okay, जो meiotic arrest में जाती है period to the completion of chromosomal reduction, and it is in this stage that they undergo tremendous growth. The length of time that oocyte remain in this arrest stage, and the nature of the stimulus which so is meiosis are specific dependent। तो स्पीसीज डिपेंडेंट होती है ये सारी कितनी अरेस्टेड स्टेट है वो स्पीसीज डिपेंडेंट होती है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग है वो स्टेज होती है, रेस्टिंग स्टेज अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है उसमें, तो अब वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ oogenesis लास्ट में है वो, विदाउट oogenesis देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ। ओके, तो अगर oogenesis ही नहीं होगा तो ओवम कहाँ से आएगा, ओवम ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन कैसे होगा एंड रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एंड लाइफ है वो आगे है वो कैसे डेवलप होगी। तो नो लाइफ, नो oogenesis, नो लाइफ, नो रिप्रोडक्शन। सो ये सिग्निफिकेंस है। थैंक यू, इतना ही था इस वाली वीडियो में, एंड होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, फुल ऑफ नॉलेज होगा आपके लिए। एंड बस इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं, आप कर देना, ठीक है। तो बाय बाय बाय।